आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिए, आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य व गुप्त वंश। इस टॉपिक से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मौर्य और गुप्त वंश से आप लोगों का पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज मैं आप लोगों को मौर्य वंश और गुप्त वंश के बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे आज के इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर ही आपको जो भी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन करें। तो पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है एग्जाम लेवल के। पहला प्रश्न हमारा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए, यहाँ से अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस कहा? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस कहा था। जस्टिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने अपनी रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस के नाम से संदर्भित किया है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य कौटिल्य चाणक्य ये किसके प्रधानमंत्री थे? अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो क्या था। तो चाणक्य का नाम था कौटिल्य के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका नाम ही चाणक्य था। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ संघर्ष में मार्गदर्शन किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तो भाई चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अगर आपसे ये पेपर में ये पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? कौटिल्य के द्वारा की गई थी, चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र एक भारतीय ग्रंथ है, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति और प्रशासनिक नीतियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने किस महाजनपद को मौर्य साम्राज्य में मिलाया? तो बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती को मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। अच्छा, अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जहां अशोक को बिंदुसार ने राज्यपाल नियुक्त किया था। अशोक के बारे में और भी बातें उन्हें भी जान लीजिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रेसेप के द्वारा की गई थी। अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? ब्राह्मणी भाषा में थे। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है ना, लकड़ी का बना था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से निर्मित था और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। 8वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न है कि मौर्य वंश के किस शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने
दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि सेल्युकस को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो सेल्युकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस निकेटर को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया और 500 हाथी जो है वो उपहार में दिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। किस मौर्य शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की। अशोक ने की थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग किसने बनवाया था। तो भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक ने मानव और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा केंद्र और औषधि उद्यान स्थापित किए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए, जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। प्राकृत भाषा थी। अशोक के शिलालेख मुख्यतः प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ शिलालेखों में खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का भी उपयोग हुआ है। वैसे ब्राह्मी लिपि आप याद रखिए, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद हुए हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की विभीषिका और उससे उत्पन्न अपने पश्चाताप का वर्णन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अहिंसा और धर्म प्रचार का मार्ग अपनाया। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस धर्म में नहीं किया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस देश में नहीं किया, ये पूछा जा रहा है। तो चीन में नहीं किया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, लेकिन चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार उनके शासनकाल के बाद हुआ। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में किस कला का विशेष विकास हुआ। अशोक के शासनकाल में स्तंभ निर्माण कला का विशेष विकास हुआ। अशोक के समय में उत्कृष्ट स्तंभों का निर्माण हुआ, जिसमें सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, विशेष प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। देखिए बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी, जिससे शुंग वंश की स्थापना हुई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मौर्य वंश के किस शासक ने जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में भद्रबाहु स्वामी के शालिंग में संलेखना व्रत उपवास द्वारा उनकी मृत्यु का उन्होंने पालन किया। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था कृषि कर। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कृषि से प्राप्त कर भाग था, जो उपज का लगभग 1/4 से 1/6 भाग होता था। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। शेयर ना करें, लाइक कर दीजिए आप। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में अर्थशास्त्र किस विषय पर केंद्रित है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र जो है ना, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राज्यक्राफ्ट, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति और प्रशासनिक नीतियों का विस्तृत वर्णन है।
सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य काल में मेगस्थनीस कौन था? तो मौर्य काल में मेगस्थनीस यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। उसने इंडिका नामक ग्रंथ में तत्कालीन भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति का वर्णन किया था। अगला, अक्सर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया था कि इंडिका नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? मेगस्थनीस के द्वारा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य काल में धम्म महापात्र किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में धम्म महापात्र धर्म प्रचारक अधिकारियों को कहा जाता है। अशोक ने धर्म के प्रचार और नैतिकता की निगरानी के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जनता के बीच धर्म और नैतिकता का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, मौर्य काल में अवंती राज की उपाधि किसे दी गई? तो मौर्य काल में अवंती राज की उपाधि कुणाल को दी गई थी। अशोक के पुत्र कुणाल को अवंती राज की उपाधि दी गई थी क्योंकि वह अवंती उज्जैन प्रदेश का शासक था। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अंगों राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग को, सेना और मित्र का वर्णन करता है, जिसका उल्लेख चाणक्य अर्थशास्त्र में मिलता है। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सो गाइस गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, जो उस समय सामंतों को प्रदान की जाती थी, जिससे संकेत मिलता है कि वे संभवतः किसी उच्च शासक के अधीन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि संगीत प्रेमी भी थे। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्कों को पराजित किया, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। 29वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गुप्त काल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो गुप्त काल में फायान ने भारत की यात्रा की थी। फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत में गुप्तकालीन समाज, धर्म और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, ये प्रचलित थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं के अलावा चांदी के सिक्के भी प्रचलित थे, जिन्हें रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गुप्त काल में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त काल में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी और यह दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करता था। 32वां प्रश्न, गुप्त काल में भूमि कर की सामान्य दर क्या थी? उपज का छठा भाग। गुप्त काल में कर प्रणाली सुव्यवस्थित थी, जिसे भूमि कर के अलावा अन्य कर भी लगाए जाते थे, जिसे व्यापार कर, शिल्प कर आदि। अब देखिए यहाँ पर नालंदा से संबंधित आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो शासक था वो कौन था? बख्तियार खिलजी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गुप्त काल में भूमि कर की सामान्य दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि कर की सामान्य दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहा जाता था, जो उपज का छठा हिस्सा होता था, जिसके अलावा बलि एक अन्य कर था जो किसानों से लिया जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक ने होड़ों को पराजित किया था? गुप्त काल के स्कंदगुप्त शासक ने होड़ों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने होड़ों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका और उन्हें पराजित किया, जिससे गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गुप्त काल में किस शासक ने शक विजेता की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजेता की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर पश्चिमी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया और शक विजेता की उपाधि प्राप्त की। सो गाइस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गुप्त काल में किस विद्वान को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है?
गुप्त काल में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। कालिदास गुप्त काल के महान कवि और नाटककार थे जिनकी प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और ऋतु संहार शामिल है। 37वां प्रश्न, गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। अगला प्रश्न देखेगा, गुप्त काल में किस वैज्ञानिक ने शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो गुप्त काल में आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में गणित, खगोल विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें शून्य की अवधारणा भी शामिल है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, गुप्त काल में किस चिकित्सा ग्रंथ की रचना हुई? तो गुप्त काल में चरक संहिता ग्रंथ की रचना हुई थी। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना चरक ने की थी, और यह गुप्त काल में महत्वपूर्ण चिकित्सा पाठ के रूप में माना जाता था। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, गुप्त काल में किस शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त काल ने चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैष्णव धर्म को अपनाया और परम भागवत की उपाधि धारण की, जो उनके विष्णु भक्त होने का संकेत देती है। सो गाइस, अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति किसके शासनकाल से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों और विजयालु का विस्तार वर्णन करती है, जिससे उनके दरबारी कवि हरिशरण ने लिखा था। 42वां प्रश्न देखेगा, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय में उनका सेनापति कौन था? तो समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय में उनका सेनापति था वीरसेन। वीरसेन समुद्रगुप्त के प्रमुख सेनापति थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के कई राज्यों को गुप्त साम्राज्य के अधीन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखेगा, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया? भीतरी स्तंभ लेख में उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त के होड़ों पर विजय का उल्लेख मिलता है, जिसमें उनकी वीरता और साम्राज्य की रक्षा के प्रति समर्पण का पता चलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें कालिदास प्रमुख रूप से थे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गुप्त काल में किस विद्वान ने अमरकोश की रचना की? तो गुप्त काल में अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। अमर सिंह ने अमरकोश नामक संस्कृत थिसॉरस की रचना की, जो उस समय का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस गणितज्ञ ने आर्यभट्टीय की रचना की? गुप्त काल में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में गणित और खगोल विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें पाई के मान का सटीक निर्धारण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गुप्त काल में किस शासक ने महेंद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी? गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रगुप्त की उपाधि धारण की और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस, गुप्त काल में किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति का उत्कर्ष हुआ, जिसके कारण इस अवधि को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है गाइस, गुप्त काल में किस विद्वान ने पंचतंत्र की रचना की थी? तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, जो नैतिक कहानियों का संग्रह है और आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, गुप्त काल में किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। समुद्रगुप्त ने अपनी सैन्य विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उनकी शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन हुआ। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गुप्त काल में किस शासक ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय अभियानों के बाद चक्रवर्ती की उपाधि धारण की, जो सार्वभौमिक सम्राट का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गुप्त काल में किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी?
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो उनकी वीरता और ज्ञान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक ने शक को पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपित्व शकों को पराजित कर पश्चिमी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया। अगला प्रश्न देखेगा, गुप्त काल में किस शासक ने होड़ों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने होड़ों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका और उन्हें पराजित किया, जिससे गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। अगला प्रश्न है गाइस, गुप्त काल में किस शासक ने कुमारगुप्त की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने कुमारगुप्त की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने कुमारगुप्त की उपाधि धारण की और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। लास्ट प्रश्न आएगा आज की इस क्लास का, गुप्त काल में किस शासक ने स्कंदगुप्त की उपाधि धारण की थी? तो स्कंदगुप्त ने स्कंदगुप्त की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने होड़ों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका, पराजित किया, जिससे गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।